नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो 41 से जो कल आपका मैंने शुरू किया था जून 2018 के क्वेश्चन पेपर, आज यहाँ पर पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जिसमें आपका 41 से क्वेश्चन शुरू होंगे और इसमें देखते हैं सारे क्वेश्चंस को और बहुत ही थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं और इसको जल्दी जल्दी कवर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर है हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार प्रभावित करती हैं, निम्नलिखित कारकों के कारण विकसित होती हैं। देखिए हमारा आत्म अवधारणा यानी जो हमारे से संबंधित होता है, इसके लिए कौन कौन से इसमें पॉइंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक संगठन और स्वमूल्यांकन। देखिए इसमें आपका सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो नहीं होगा, यानी जो आपका ऑप्शन जाता है वो A, B और C होगा। तो इसमें क्या है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना यानी हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार, सामाजिक भूमिका सोशल रोल्स के अनुसार और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये तीनों चीज़ें हमारे संप्रेषण व्यवहार को ये प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप ऐप पर गपशप निम्नलिखित का उदाहरण है, यानी जो व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं, चैट किया जाता है, वो किसका उदाहरण है। तो देखिए औपचारिक, अनौपचारिक, जिसको बोलते हैं डायडिक या द्विकीय या अंतःवैयक्तिक। देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग जो होती है वो औपचारिक नहीं होती है, तो जान लीजिए ये फॉर्मल वे नहीं होता बल्कि वो इनफॉर्मल वे में मोस्टली रूप में होता है। तो जिसकी जो ऑप्शन जाएगा वो आपका B, C और D जाएगा। देखिए यहाँ पर है अनौपचारिक, देखिए इसे भी अनुमान लगा सकते हैं। यदि एक को हटा देंगे तो देखिए 3 ऑप्शन सब में है, तो आप तुरंत जानकारी लेने के लिए तुरंत इसको आप टिक कर सकते हैं। देखिए अनौपचारिक होता है ये चैटिंग करना व्हाट्सएप पे। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण होता है इंटरपर्सनल, जिसमें बोलते हैं जिसमें 2 लोग बात करते हैं। और इसमें है आपका द्विकीय संप्रेषण। जो द्विकीय क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डायडिक, क्या बोलते हैं, जिसे हम डायडिक बोलते हैं, DYADIC, डायडिक कम्युनिकेशन होता है। इसमें फेस टू फेस जो है कम्युनिकेशन किया जाता है। और ये जो होता है इंटरपर्सनल जो है रिलेशनशिप के बीच में बातें हो जाती हैं, यानी कह सकते हैं इंटरपर्सनल के रूप में भी ये डायडिक जो है कम्युनिकेशन होता है। तो चाहे इंटरपर्सनल लिखा रहा है या द्विकीय लिखा रहा है, तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, इनफॉर्मल के। अब आते हैं एवरेट रोजर के नवोन्वेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था इनोवेशन की जो प्रोसेस है, कैसे कैसे सीखते हैं, कितने स्टेप में लोग सीखते हैं। ऐसे इनोवेटर होता है, उनसे लेट में ग्रहण करने वाले होते हैं, मेजॉरिटी होती है, लेट मेजॉरिटी होती है, लेगार्ड्स होते हैं सबसे लास्ट में। वही चीज़ यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाता है आपका थर्ड जाता है ACE, यानी इसमें क्या होते हैं, मंद वक्त, जिसको हम लैगार्ड्स बोलते हैं। और इसके बाद आता है C, यानी शुरुआती बहुमत, यानी अर्ली मेजॉरिटी होती है। इसके बाद आता है नवेनस्पक, यानी जिसको हम इनोवेटर्स बोलते हैं। इनोवेटर्स क्या होते हैं, जो सबसे पहले किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो उसी को नवो इनमेस बोलते हैं या इनोवेटर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन जाएगा आपका A, C और E। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका अभी जस्ट मैंने इस टॉपिक को कवर भी किया है। तो देखिए आपके टॉपिक क्या था, इसमें जो आपके मुख्य रूप से था जो PRA मैंने पढ़ाया था, इसी संबंधी से आपका ये टॉपिक है PLA, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समय संबद्ध PLA पद्धतियां हैं। यानी आपके देखिए समयबद्ध संबद्ध दिया है, समय संबद्ध यानी टाइम से संबंधित कौन कौन से टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है PRA में, वही चीज़ की यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका D सही होगा, यानी A, D और E। कैसे, देखिए हमने आपको बताया था हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट वाक, यानी कोई चीज़ कहाँ पहले क्या था, कहाँ नहीं था, इसके द्वारा हम हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट वाक यानी वहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर के पता लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा आता है सीजनल, यानी ऋतुनिष्ठ आरेख बोलते हैं, इसको सीजनल डायग्राम बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा ये आपका प्रवृत्ति यानी ट्रेंड एनालिसिस, यानी पहले कैसे व्यापार होता था, पहले क्या चीज़ें थी अब नहीं है। इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, इन मेथड के द्वारा पहले की चीज़ें जो हो चुकी हैं, पहले की घटनाएं, पहले की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेने के लिए इन 3 प्रकार की टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। क्या क्या है, ट्रांजेक्ट, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट बोलते हैं, सीजनल डायग्राम, और इसके साथ साथ आता है हमारा ट्रेंड एनालिसिस यानी प्रवृत्ति विश्लेषण। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पियर्सन आर के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। देखिए आपका स्टैट से संबंधित क्वेश्चन है।
जिसमें आपके जो स्क्यूनेस दिखाता है, इस तरह से जो स्क्यूनेस बनते हैं, इस तरह से यहाँ पर स्क्यूनेस होता है। ये कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें जो ऑप्शन जाएगा आपका, इसमें मुख्य रूप से ए और सी होगा। ए और सी यानी ये वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसमें प्लस और माइनस यानी +1 और -1 में ये मतलब आता है। और देखिए इसमें एक चीज़ और था, इसमें स्क्यूनेस में कि जो हमारा वो होता है कि यदि कोई चीज़ बढ़ रहा है तो वो प्लस में जाता है, कोई चीज़ घट रहा है तो माइनस में, यानी ये घटता बढ़ता रहता है। यानी इस तरह से इसका जो आंसर जाएगा, इसके जो पियर्सन आर के जो सिम्टम्स है क्या है, वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन और वैल्यू वेरीज बिटवीन एंड +1 और -1 में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पियर्सन है, यानी जो पियर्सन के जो बताया गया है, इसमें आर से इसको इंडिकेट करते हैं। और ये क्या होता है, ये +1 और -1 में इसका रेंज आता है। और जो -1 होता है वो परफेक्ट निगेटिव होता है। क्या होता है, परफेक्ट निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप बताता है। और जो अगर 0 रिलेशन आता है तो इसमें कोई नो लीनियर रिलेशनशिप होता है। ये बातें याद रखना। इसमें वो पॉइंट आते हैं क्या क्या। यदि माइनस आता है तो परफेक्ट निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होता है। यदि 0 आता है तो नो लीनियर रिलेशनशिप होता है। और यदि +1 आता है तो यानी वो परफेक्ट लीनियर होता है, रिलेशनशिप होता है, यानी परफेक्ट रूप में वहाँ पर रिलेशन पाए जाते हैं। तीनों बातें याद रखना। ये पियर्सन ने मतलब इसको बताया था और इनको आर से इसको इंडिकेट किया गया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित धनात्मक रूप से विषम वितरण के अभिलक्षण क्या होते हैं। देखिए आपके जो विषम वितरण की बात यहाँ पर हो रही है, ये आपके जो स्क्यू बताया, जिसको हम स्क्यू बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्क्यू जिसको बोलते हैं, ये इस पर ये क्वेश्चन आधारित है। इसमें आपको बताना, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। ये आपके मान लीजिए लाइन है, ये यहाँ से अगर इधर की लाइन आती है तो पॉजिटिव होती है और इधर की जाती है तो निगेटिव होती है। 2 पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, तो इसी को आपको स्क्यूनेस बोलते हैं। अब स्क्यूनेस बराबर होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सिम्टम्स बताया है, यदि पॉजिटिव स्क्यूनेस पाए जाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है वो ए और सी जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए दाएं के प्रति विषम होता है, यानी स्क्यूड टू राइट, यानी इसका जो चित्र बनता है वो इधर की तरफ बनता है। इस तरह से ये ऐसे आता है, ये यानी जो इसके डिजिट होती है, जो गिनती इसमें कन्वर्ट होती है, चेंज होती है इसकी, ये घटते हुए पॉजिटिव वे में आती है। यानी इधर आता है तो पॉजिटिव और इधर जाता है तो निगेटिव, इस तरह से ये बनता है। तो यानी दाएं के प्रति इसका विषम होता है, यानी स्क्यू टू राइट, यानी राइट की तरफ इसको बनता है। दूसरा यहाँ पर दिया है सी, यानी माध्यिका और बहुलक माध्य से अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। यानी इसमें यह ऑप्शन सही है, यानी जो इसका मीडियन और मोड होता है वो मीन से क्या होता है, मीन से अधिक होता है। ये बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मीन और मोड, मीडियन और मोड जो होता है ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, मोड मीन के। अब देखिए जबकि जो हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव में ये जो स्क्यू बनता है वो इधर बनता है, इधर बनता है, ये इधर होता है। और ये पूछ यानी टेल जो बनती है, लंबी टेल जो बनती है, ये बाएं साइड में होती है। राइट साइड में होता है पॉजिटिव, बाएं साइड में लेफ्ट साइड में होता है निगेटिव। तो इन बातों को आप याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान पर बनाए जाने ताकि स्वस्थता को बढ़ावा दिया जा सके। तो देखिए आप है, और अधिक शारीरिक भार और मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकार को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है। बिल्कुल सही, ये दोनों बातें यहाँ पर सही कह रहा है कि जन स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम है अधिक खुले स्थान बनाए जाने पर ताकि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। यानी बहुत ज़्यादा देखिए अब जो घर बनते हैं क्या है, बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, वहाँ पर जो शुद्ध एयर होती है वहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर बताया है कि जन स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाए ताकि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। और जो मोटापा या भार होता है, अधिक भार है, ये क्या होते हैं, गैर संक्रमण होते हैं। तो इससे क्या इस समय इसकी क्या होता है, इसकी ज़्यादा तादाद देखी जा सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो ए और आर दोनों सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका इसी पे चल रहा है टॉपिक। अकाल के समय जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है, इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। ये देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 6 से 59 का मतलब क्या होता है, 1 महीने, 1 साल में 12 महीने, तो क्या होगा ये लगभग जो होता है ये लगभग 59 माह में जो बच्चे होते हैं, ये आपको बताना है कि इसमें जो है
कुपोषण के असर का निवारण करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस एज में ज़्यादा बच्चे कुपोषित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ खाते नहीं हैं और उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, इस वजह से छोटे बच्चों में इसको देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाता है वो ऑप्शन इसमें क्या होगा, बोथ आर करेक्ट होगा। क्या होगा ये आपका ए और आर दोनों क्या होंगे, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए ये आपके क्वेश्चन तभी सही होंगे जब इसके बारे में आप अपने दिमाग से इस चीज़ को सोचेंगे, तभी इसका आंसर आप दे सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर यदि आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा तभी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, सब देशों की आहारीय संरचना इस बात को जोरदार सिफारिश करते हैं कि प्रतिदिन फल और सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ये देखिए चीज़ें यहाँ पर है, और इसमें जो है फल और सब्जियां अपने बायोटिक्स अवयव के कारण स्वास्थ्य वर्धक और चिरकालिक बीमारियों से बचने के वाले खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। यानी हमें डेली अपने भोजन में फल और सब्जियों का जो है पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर बायो एक्टिव पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ये हमारे जो कह सकते हैं हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। ये इसीलिए हमें इसका सेवन करना चाहिए। देखिए दोनों बातें इसमें क्या कह रहा है, सही कह रहा है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए खुले बर्तन में पकाना चाहिए। और दूसरा है कि कारण इसमें क्या है, इसमें उपस्थित लोहे और सल्फर प्रतिदिन होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण गहरा हरा रंग बन जाता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो क्या है, पहला तो सही है, यानी हरे पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए खुले बर्तन में पकाना चाहिए। और इसमें जो ये दिया रहा है, इसमें आपका फेरस सल्फाइड ये गहरा रंग बन जाता है, ये इसका कारण नहीं है। यानी इसमें क्या है, एक सही है और आर गलत है, यानी ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरंभिक विक्रय खरीदारी एक तरीका है जो रेस्तरां में प्रसिद्ध हो चुका है, और कारण क्या है कि खरीदार एक सहमत समय के प्रति विक्रेता की लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन होगा, ये तो पहला है कि आपका जो वेंडिंग की जो प्रक्रिया होती है, प्राइम वेंडिंग जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये खरीदने का रेस्तरां में एक तरीका है, यानी एक प्रसिद्ध तरीका बन चुका है। लेकिन ये जो है विक्रेता की लागत पर निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ ये सब कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से बातें उसमें नहीं होती हैं। तो यानी इसमें जो ऑप्शन जाता है तीसरा है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काल पूर्व पैदा हुए बच्चों में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर और दूसरा कह रहा है, जनिकीय अति संरक्षकता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मकता लाभ मिलते हैं जो कालपूर्व पैदा होते हैं। देखिए दोनों बातें यहाँ पर गलत लिख रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो समय से पहले पैदा होते हैं उनका विकास तीव्र होता है। ऐसा नहीं है पहले से ही वो जो है अनमैच्योर हैं तो कैसे वो पहले से तेज विकास करेंगे, ऐसा नहीं है। यानी इसमें जो ऑप्शन है ये क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट, यानी दूसरा, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, गलत कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बुजुर्ग लोगों की उनके बच्चों के द्वारा देखभाल नहीं की जाती है तो उन्हें शुरुआती मनोभ्रंश हो जाता है। क्या होता है, शुरुआती यानी अर्ली डिमेंशिया हो जाता है। ऐसा तो बातें नहीं होती है। अब है, बुजुर्ग लोगों को देखभाल होने से उनकी अधिक तंदुरुस्त होने की भावना उत्पन्न होती है और यह मनोभ्रंश के आगमन को रोकता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बातें सही नहीं कह रहा है, इसमें इसका ना तो रीज़न बता रहा है और ना ये बातें आपके ऊपर वाली सही है। तो ये देखिए आपका इसका ऑप्शन ये जाता है दूसरा। देखिए इस सब चीज़ों को थोड़ा मन से और वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जिससे आपको बातें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इसमें कह क्या रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें अभिकथन और कारण का ही क्वेश्चन चल रहा है आपका, कि अध्ययनों में देखा गया है कि द्विभाषी बच्चों को कई प्रकार के संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षणों में एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। और सही बात है, द्विभाषी बच्चों के संदर्भ में विशेषकर वह जो अनेकार्थात्मक या विरोधात्मक हैं से संगत परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि बच्चे दो लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप भी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से आप क्लियर कर ले जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझने में आसानी होगी। और यदि आप कोई दोनों में से कोई एक भाषा जानता है तो एक बार इसको पढ़े एक बार उसको पढ़ेगा, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो यानी जो बाइलिंगुअल होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उनका जो तुलना में जो एक लिंगुअल होते हैं उनसे ज़्यादा वो तेज होते हैं और वो ज़्यादा अंक भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके समझने की कैपेसिटी तेज होती है। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 है, प्रधान में कढ़ाई सेक्विन और एप्लिक संरचनात्मक डिजाइन है। देखिए दो प्रकार की डिजाइन होती है, हमने आपको बताया था, एक सजावटी होती है, एक संरचनात्मक होती है, जिसको आधारभूत बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो आपकी एप्लिक होती है वो ऊपर से की जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए, परिधान में जो कढ़ाई है वो एप्लिक या संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं, और ऐसा नहीं है। और संरचनात्मक डिजाइन प्रधान की सतह संवर्धन है, और सतह संवर्धन नहीं होता संरचनात्मक, क्योंकि वो उसकी मेन न्यू होती है, वहाँ से जहाँ से उसकी सतह बनती है वो उसकी ऊपर की बात कर रहा है। लेकिन जो संरचनात्मक होता है वो अंदर की होती है, जहाँ से न्यू उसकी तैयार होती है। यानी इसमें जो ऑप्शन जाएगा ये बोथ आर क्या है, इनकरेक्ट है, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 कि एक ओवन यानी वैन करे या ओवन हुए कपड़े में ग्रेन को यार्न के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। और इसमें देखिए कारण में क्या है कि ताने धागों में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा ग्रेन होता है, हम ग्रेन से क्या करते हैं, उसकी खिंचाव की डिग्री को पहचान सकते हैं, कितना वो खींच सकता है। और लेकिन जो ताने धागों में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है, ऐसा नहीं है, और बाने की धागों में जो है खिंचाव अधिक होता है। तो यानी इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो पहला जो है करेक्ट है, लेकिन जो आर है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, आर यह है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन बना करके मैंने आपको पढ़ाया था इसको। एसिड रंजक ऊन और रेशम के लिए उपयुक्त होता है। क्या होता है, एसिड जो होता है रंग वो ऊन और रेशम के लिए उपयुक्त होता है, और एसिड रंग ऊन और रेशम में पाए गए हाइड्रोक्सी समूह के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ऐसा कुछ हमने बताया भी नहीं है आपको कि इसके साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए वो उनके लिए अच्छे होते हैं। हमने आपको बताया था एसिड रंग जो होते हैं ये जंतु जगत को प्रभावित नहीं करते हैं, इसीलिए उनके लिए वो उपयुक्त होते हैं। और जो इसीलिए जो है यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है, लेकिन जो आर है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रणाली आत्मनिर्भर उप प्रणालियों का वह समुच्चय जिसमें एक संयुक्त संपूर्ण का निर्माण होता है, और इसमें जो कारण है एक परिवार का प्रबंधन इन उप प्रणालियों के परिवेशों के संगठनों पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जाएगा ये दोनों आपके सब सिस्टम की बात कर रहा है, और सब सिस्टम जो होते हैं हमारे सिस्टम के लिए क्या होते हैं, एक सहायक के रूप में काम करते हैं। इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो दोनों सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना, मासिक खर्चे की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करना। रिकॉर्ड्स देखिए कि क्या है, इसके कारण है, यानी इसको अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड कीपिंग इन मनी मैनेजमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना मासिक खर्चे की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बातें कह रहा है। और रिकॉर्ड्स जो होता है धन के खर्चे का वितरण को दर्शाता है कि हमें कहाँ पर कितना खर्च किए हैं, ये इसको हमें रिकॉर्ड यदि रखते हैं हमें पता चलता है। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क कर्व। हमने आपको पढ़ाया था टाइम मैनेजमेंट में, वर्क कर्व इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मैनेजिंग वर्क टाइम। और वर्क कर्व जो होता है समय के अंतराल से कार्य के उत्पादन में आने वाले बदलाव का अध्ययन करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें क्या है, सही है। हमने वर्क मैनेजमेंट में आपको अच्छे से इसको बताया भी है। अब आता है अभिकथन। श्रवण करने सुनने की जैसी ही क्रिया होती है, यानी जो लिसनिंग होती है वो सेम हमें क्या होती है, सुन यानी हियरिंग की प्रक्रिया होती है। सुनना, श्रवण करना और सुनना दोनों एक बातें बता रहा है। और इसमें कह रहा है कारण क्या है, अधिकांश लोग बहुत सी आवाज़ें ग्रहण करने में सक्षम होते हैं जो कि बिल्कुल भी श्रवण नहीं करते हैं, लेकिन उसको आभास कर ले जाते हैं। तो यानी इसमें क्या है, इसमें जो ऑप्शन है वो एक गलत है, लेकिन आर जो है ये सही बातें कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें है कि लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। यानी जो लड़कों और लड़कियों में जो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, जेंडरिंग को बताने का काम करती है कि लड़कों का ड्यूटी है, लड़कियों का है, लड़कियों का वर्क है, ये लड़कों की ड्यूटी मतलब वर्क है, ये इनका समाजीकरण इस तरह, यानी सब चीज़ें इसमें डिफाइन होती हैं। अब इसमें जो है ये बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रियाओं के द्वारा आत्मसात कर लेते हैं, यानी जैसा जिसका लिंग होता है उसी के अनुसार चीज़ों को क्या करते हो, ग्रहण करते हैं। इसमें बोथ आर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थकारी और रूपांतरकारी होता है। यानी सामाजिक संगठन के लिए क्या होता है, समर्थन होना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए। और इसमें कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने को अधिक प्रभावी होने के लिए समर्थ हितैषी एवं धनवान हितैषी होना चाहिए। देखिए ये बात तो ऊपर वाली सही है, लेकिन जो ये नीचे कह रहा है कि उनको समर्थ बनाने के लिए समर्थ हितैषी या धनवान हितैषी होना चाहिए, ऐसा ये चीज़ें इसमें डिफाइन नहीं कर रही है, यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। यानी सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको लगाना है। देखिए सबसे पहले जो होता है भैंस के दूध होगा, इसमें 100 ग्राम यानी लेंगे तो इसमें हमें प्रोटीन की मात्रा कितना मिलेगी, यानी हमें प्रोटीन इस भैंस में कम मिलेगी। उससे ज़्यादा किसमें मिलेगा, सफ़ेद डबल रोटी में मिलेगा। उससे ज़्यादा किसमें मिलेगा, मुर्गी का अंडे में मिलेगा। उससे ज़्यादा किसमें मिलेगा, बादाम में। और सबसे ज़्यादा मिलेगा राजमा में। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ ले जा रहा है। तो आपकी भैंस के दूध, उसके बाद सफ़ेद डबल रोटी, उसके बाद मुर्गी का अंडा, फिर उसके बाद बादाम, लास्ट में राजमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम यानी नेशनल न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है, यानी NP जो प्रोग्राम है, उसकी निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही क्रम से लगाएं। इसमें जो ऑप्शन आपका आएगा वो ये आपका 4 है। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल्य सूचक को निर्धारण करना। यानी यदि हम कोई चीज़ का निगरानी कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, उसकी किस किस चीज़ को हम करेंगे, उस पहले उसका निर्धारण कर लेंगे। तो इसमें पहले मॉनिटरिंग की यानी इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग की पहले प्रक्रिया उसमें चूज करते हैं। उसके बाद सूचकों के बारे में, यानी जो भी हमारा मॉनिटरिंग की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको क्या करेंगे, पहले उसकी जानकारी हम इकट्ठा कर लेंगे। विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करेंगे, यानी हमने जब जानकारी इकट्ठा कर लिया, अब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो नमूने यानी जो हमने प्राप्त किए हैं, संभावित संख्या की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड एंड पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। यानी लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी संभावित जो व्याख्या है उसकी पहचान करेंगे, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा हमारा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीज़ बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। तो देखिए चीज़ बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो हमारा यह होगा कि हमारा जो ऑप्शन है सी है। इसमें क्या जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें हमारा आता है पास्चुरेशन, यानी हमें चीज़ बनाना है। सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले दूध को हम पास्चुरेशन की क्रिया कर लेंगे, यानी उसको इतने टेम्परेचर पर उसको पका लेंगे, और पकाने के बाद उसको दही जमाना। उसके बाद फिर हमारा साइडर करेंगे, और उसके बाद आता है पीसना और नमक लगाना, और फिर उसके बाद आता है यानी सांचे में ढालते हैं, और लास्ट में हमारा आता है परिपक्वन, यानी जिसको हम बोलते हैं रिपनिंग, यानी इसको रख देते हैं फिर पकने के लिए। तो ये होगा आपका 67 क्वेश्चन। लास्ट में आता है 68 क्वेश्चन, TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों की सही क्रम में लगाएं। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन जाता है ये हमारा सी होगा। क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी प्रक्रिया का, यानी देखिए TQ हमने पढ़ाया है आपको मैनेजमेंट की थ्योरी में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें होता है, उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लगती हैं यही आपको बताना है कि प्रक्रिया का सबसे पहले विश्लेषण करेंगे। उसके बाद है उदारमती और लचीला, यानी जो हमें अनुसार होगा उसको चेंजेबल कर सकते हैं। ए है विचार का मंथन करेंगे, फिर चयनात्मक यानी मंथन करने के बाद किसी एक का चयन करेंगे, फिर दृढ़ हो जाएंगे यानी उसी पर। उसके बाद हमारा आता है जी, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं, और लास्ट में ई यानी हमारा दूसरों से सीखना। ये स्टेप होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम निर्धारित करिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका जाता है वो हमारा होगा ACBEF। देखिए पहले कैसे क्या करते हैं, समग्र निरोध यानी होलोफ्रेस्टिक होता है, ये मैंने पढ़ाया है अपने चैप्टर में, तो वहाँ बाल विकास में जाकर के देखिएगा इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट में। दूसरा आता है टेलीग्राफिक स्टेज, तीसरा है शुरुआती जटिल वाक्य जिसको अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर आता है ई जटिल कॉम्प्लेक्स यानी उससे ज़्यादा कठिन बोलने लगते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, फिर लास्ट में आता है लिंग्विस्टिक यानी भाषा ही सहज बोध में वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले होलोफ्रेस्टिक, फिर टेलीग्राफिक, फिर आता है शुरुआती यानी अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर आता है लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि शैशवावस्था के में विकास के सोपानों का अनुक्रम निर्धारित करिए। देखिए ये मैंने अभी जस्ट आपके लिए ये क्लियर भी किया था ये क्वेश्चन और समझाया भी अपने वीडियो में। तो ये देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है वो पहला है, क्या है, इसमें सबसे पहले सामाजिक मुस्कान होता है, उसके बाद अधो उन्मुख से उधर मुख में पलटना जिसको हमने बताया टर्न फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, यानी ऊपर से सीधे की तरफ से पेट के बल पलटना, ये होता है अधो उन्मुख से उधर मुख में पलटना। अब यह जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टर्न फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन। अब इसमें जो आता है बी यानी बिना सहारे के बैठ जाना, डी उठकर खड़ा होना, और उसके बाद ई लास्ट में सीढ़ियाँ चढ़ना। तो ये बातें याद रखना। तो इसमें सबसे पहले
सोशल यानी सामाजिक, यानी अपने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बच्चा क्या करता है, स्माइल करता है। फिर अधोन्मुख से उधरमुख में पलटता है, बिना सहारे बैठ जाता है, फिर उठकर खड़ा होता है, लास्ट में सीढ़ियाँ चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम दीजिए। देखिए इसमें टेक्सटाइल के लिए कौन कौन से इसमें क्रियाएं जो होती हैं टेक्सटाइल में, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है वो दूसरा है। कैसे है, देखिए डी यानी हमारा क्या है, सीजिंग, क्या होता है, सीजिंग। और दूसरा जिसमें हम वस्त्रों को कड़ा करने के लिए सिरेइंग की क्रिया करते हैं, तो सीजिंग में झुलसना, जिसको झुलसाते हैं, जो रेसे इस तरह से ऊपर आ जाते हैं, तो सिंजिंग। उसके बाद डी साइजिंग करना यानी समतल बराबर करना। उसके बाद सी आता है स्कोरिंग करना, छटाई करना। और उसके बाद हमारा ब्लीच करना और मर्सराइजिंग करना, यानी टेक्सटाइल प्रसंस्करण का ये सही क्रम है। नेक्स्ट आते हैं कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम दीजिए। इसमें जो ऑप्शन आता है आपका ये, यानी आपका ऊन का संग्रह और छटाई करते हैं। फिर उसके बाद है तंतुओं की कंघिया और कताई करते हैं। फिर आता है यच, यानी आपका धोते हैं और रंगते हैं। देखिए एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, यानी ऊन से जो हम बनाते हैं, ऊन की क्या क्या कैसे क्रियाएं की जाती है वही चीज़ बता रहा है इसमें, धोना और रंगना। फिर उसके बाद धागों का घुमाव करते हैं, यानी उसमें धागे करने का काम करते हैं, बनाने का। फिर आता है हमारा ए डिजाइन, नमूने के आकार बनाते हैं। फिर सी आता है यानी लंबी पट्टियों में शाल की बुनाई करते हैं। फिर जी आता है लास्ट में साल के कपड़ों को साथ जोड़ना, उसके साथ फिर जोड़ देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उपभोक्ता खरीदारी की निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। खरीदने के निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम बताइए। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आप जाकर के इसको देख भी सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन आपका आएगा वो क्या होगा, BACECD। कैसे देखते हैं, सबसे पहले समस्या की पुष्टि करेंगे, उसके बाद ज्ञापन यानी इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। फिर उसके बाद ई आता है यानी विकल्पों का, यानी जब हमें क्या हो इंफॉर्मेशन सर्च हो जाएगा उसके बाद उसमें से विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे कौन चीज़ हमारे लिए सही है। उसके बाद खरीदारी का निर्णय लेते हैं और फिर लास्ट में खरीदारी बाद आचरण करते हैं, यानी पोस्ट परचेज बिहेवियर जिसको बोलते हैं, पोस्ट परचेज बिहेवियर। सबसे पहले समस्या की पुष्टि होती है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, फिर विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, खरीदारी करते हैं, लास्ट में खरीदारी पश्चात आचरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करिए। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपको भी मैंने पढ़ाया है, आपका पारिवारिक जीवन चक्र। इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो पहला जाएगा कि ऐसे देखिए प्रतिष्ठान की अवधि और प्राथमिक विद्यालय, यानी देखो सारा नहीं दिया है, जो दिएगा उसी के अनुसार आपको इसको मैनेज करना है। तो प्रतिष्ठा यानी पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल होता है, पहले बच्चे के स्कूल में, छोटे स्कूल में जाता है, यानी प्राइमरी में जाता है। फिर गर्भधारण की अवस्था और बच्चों की स्कूल पूर्व अवधि, यानी चाइल्ड वियरिंग एंड प्री स्कूल। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है इसमें आपका है डी आता है उच्च विद्यालय और कॉलेज। फिर सी बच्चों का व्यावसायिक समायोजन। फिर आता है यफ यानी वित्तीय वसूली करना। फिर लास्ट में सेवा निवृत्ति यानी फाइनेंशियल रिकवरी होता है। फिर लास्ट में रिटायरमेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है 2 क्वेश्चन और में 76 तक ही कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे। निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के समय कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन जाता है वो बी जाता है। देखिए इसमें आपको ईयर बताना है किस ईयर में, ये आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से आप जा करके देख लीजिएगा किस ईयर में क्या है। तो देखिए यहाँ पर डी है, पहला क्या है डी यानी हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, 1955 में आया। कब आया, 1955 में आया है। और दूसरा आता है बी दहेज प्रशोधक अधिनियम, ये 1961 में आया। और ए हमारा गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, ये 1971 में आया। उसके बाद सी आता है प्री कॉन्सेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, ये सी आया। सी इसमें 1994 में आया। और ई हमारा जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये 2005 में आया। और ई हमारा लास्ट में ई जो है जो इसमें जो एफ है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करना, तो ये जो आता है ये 2012 में आया। तो ये जो मैंने ईयर बताया इसको और भी अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा, जिससे चीज़ें किस ईयर में बनी है ये आपको पता चल जाए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य के निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो इसमें ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा, तीसरा होगा। क्या होता है इसमें, सबसे पहले हमारा बी आता है, यानी पहले क्या होता है इन्वेंशन होता है, फिर अरेंजमेंट होता है, फिर सी हमारा आता है शैली यानी स्टाइल, फिर ई यानी जिसको बोलते हैं मेमोरी, और लास्ट में डिलीवर करते हैं। यानी ये आपके परसुएसिव स्पीच है जो अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। पहला इन्वेंशन है यानी आविष्कार है,
फिर व्यवस्था जिसको अरेंजमेंट कहते हैं, फिर सी यानी आपका आता है स्टाइल, फिर ई यानी स्मृति, और लास्ट में आता है हमारा डी यानी हमारा सुपुर्दगी, जिसको हम डिलीवर करने का काम करते हैं। तो ये हमारी वीडियो है। ये नेक्स्ट में और भी जो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी मैं लेकर के आऊँगी। तो ये हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा। यदि कोई कुछ कमी होगी या क्वेश्चन और कम कराएं या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये सब हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।